सो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त कोमल गुप्ता एंड फ्रेंड्स, आप हैं हमारे न्यू लाइफ प्रयास चैनल पे, जिसमें हम करने वाले हैं आज FST 56 का डिस्कशन। तो डिस्कशन से पहले हमारे रिस्पेक्टेड सिंह सर का स्लोगन कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, इसी स्लोगन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के केमिस्ट्री पोर्शन का डिस्कशन। तो बेटा 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 46 नंबर क्वेश्चन में IUPAC पूछी गई है आपसे, और IUPAC नेमिंग के लिए आपको देखना है कि इस स्ट्रक्चर में नंबरिंग कहां से करनी है। एक सब्स्टिट्यूएंट दिया गया है CH3 और एक आपको दिया गया है मल्टीपल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड। तो हमें पता है कि जब सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड की बात हो तो हमें जो प्रायोरिटी देनी होती है वो मल्टीपल बॉन्ड्स को देनी होती है, और प्रायोरिटी कुछ इस तरह से देंगे जिससे कि हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो भी पास में आ जाए। तो हम जाएंगे कुछ इस तरह से। इसका मतलब है हमें मिला 3 पे मिथाइल, उसके बाद साइक्लोहेक्स 3 मिथाइल, साइक्लोहेक्स और 1 पे इन है, तो हम हेक्सीन भी लिख सकते हैं क्योंकि पहली प्रायोरिटी पे है, या हम सिर्फ साइक्लोहेक्स 1 इन भी लिख सकते थे। तो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन हमारे पास दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, राइट। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ, जिसमें एक मैचिंग दी गई है बेटा जी। यहाँ पर मीजो कंपाउंड, एनेंशियोमर्स, डायस्टेरियोमर और रेसिमिक मिक्सचर के बीच में आपको मैच करना है। तो बेटा मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं? मीजो कंपाउंड वो होते हैं जो ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं, कायरल कार्बन तो होते हैं बट उनमें सिमेट्री होती है, सिमेट्रिकल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर किसके साथ जाएंगे? ए मैच विथ फोर्थ, क्योंकि लिखा हुआ है एन ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड, इनएक्टिव होते हैं यस, और अकायरल होता है, और इवन थ्रू दे कंटेन अ कायरल कार्बन, ठीक है। तो ए के साथ जाएंगे फोर्थ। इनेंशियोमर्स क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेजेस, तो हम जाएंगे थर्ड के साथ। डायस्टीरियोमर स्टीरियो आइसोमर तो होते हैं बट मिरर इमेज नहीं होते हैं। और रेसिमिक मिक्सचर बेटा जी इक्विमोलर अमाउंट होता है हमारे DL फॉर्म का, या हम इनेंशियोमर का इक्विमोलर अमाउंट कह सकते हैं। तो ये हमारी करेक्ट मैचिंग रहेगी, और ये मैचिंग हमें गिवन है हमारे फर्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट बेटा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्टेड टू -I ऑफ द सब्स्टिट्यूएशन। बेटा जी हमारे पास कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स दिए गए हैं, आपसे पूछ रहा है कि -I का ऑर्डर क्या होगा, और इस तरह के क्वेश्चन आपसे काफी ज्यादा आजकल पूछे जा रहे हैं। तो हमें देखिए NO2 इज ग्रेटर देन OR इज ग्रेटर देन F, तो यहाँ पर गलत हो गया क्योंकि OR F से ग्रेटर नहीं होता है। फिर दिया गया है NH2 इज लेसर देन OR इज लेसर देन F, यस बेटा बिल्कुल ठीक है कि हम बात करें तो फ्लोरीन के बाद OR के बाद हमारा NH2 आता है। तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन में सीक्वेंस दिया गया है -I का, वो बिल्कुल ठीक दिया गया। नेक्स्ट है मेरे पास बेटा जी एक एल्कीन और HBr की रिएक्शन कराई जा रही है, और यहाँ पर 2 डिग्री ब्रोमाइड बन रहा है। कहते हैं कि एल्कीन की बात करें तो बेटा जी जो एल्कीन और एल्काइंस होते हैं वो हम जनरली बोल रहे हैं जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो बेटा जी ये किस तरह की रिएक्शन देते हैं? ये एडिशन रिएक्शन देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड है, ये अनसैचुरेशन है, बॉन्ड टूटेंगे और बॉन्ड टूटेंगे तो कुछ जुड़ेगा, तो एडिशन रिएक्शन। अब बात करें कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर मल्टीपल बॉन्ड हो तो किस तरह का एडिशन होता है, तो बेटा जी आपको याद रखना है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। अगर हम एल्कीन्स की बात करें या एल्काइंस की बात करें तो जनरली ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिया गया है, तो 49 के लिए हम जाएंगे थर्ड ऑप्शन पे। यहीं पर बेटा जी अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस ले लेते तब ये फ्री रेडिकल एडिशन का एग्जाम्पल बन जाता। अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr को ऐड करते तब ये एडिशन ही होता, बट नाउ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होता। तो थर्ड विल बी द आंसर। फिर से बेटा मेरे पास एक मैचिंग है जिसमें मुझे वेरियस डिस्टिलेशन मेथड बताए गए हैं, और एक तरफ कंडीशंस दी गई हैं कि कब हम कौन सा डिस्टिलेशन मेथड पिकअप करेंगे। ठीक, चलिए तो सिंपल डिस्टिलेशन कब कराते हैं बेटा जी? सिंपल डिस्टिलेशन हम कराते हैं जब मेरे पास एक वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज मिक्स्ड हो, या फिर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस काफी ज्यादा हो, अबव 20 लिखते हैं। तो 50 में हम ए को लिए जाएंगे ए मैच विथ टू सेपरेट लिक्विड फ्रॉम वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल।
तो हमारा गया फोर्थ के साथ। ए मैच विथ फोर्थ। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम कब कराते हैं बेटा जी? जब दो कंपाउंड मेरे पास ऐसे मिक्स्ड हो जिनके बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो बहुत कम हो। तो चलो देखते हैं यहाँ पर, कहते हैं क्लोज टू ईच अदर, तो बी चला जाएगा हमारा थर्ड के साथ। वैक्यूम डिस्टिलेशन बेटा कब कराते हैं? दो लोगों में ऐसे हमारे पास कंपाउंड मिक्स्ड हो जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर या उससे पहले ही डिकम्पोज हो जाए, तो हम कराते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो बेटा जी यहाँ पर देखिए सेकेंड वाले में क्या लिखा है? टू सेपरेट लिक्विड विच डिकम्पोजेस एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स नॉर्मल वैल्यू। स्टीम डिस्टिलेशन बेटा जी जब स्टीम वोलेटिलिटी होनी चाहिए कंपाउंड की और इनसोल्यूबल इन वाटर होना चाहिए, इमिसिबल इन वाटर होना चाहिए। तो ये हमारी करेक्ट मैचिंग है। तो 50 में ए का लिए हम जाएंगे फोर्थ, बी के लिए हम जाएंगे थर्ड, सी के लिए जाएंगे फर्स्ट एंड डी के लिए, सी के लिए जाएंगे सेकेंड एंड डी के लिए जाएंगे फर्स्ट। तो इस तरह से हमारी जो फर्स्ट वाली मैचिंग है विच विल बी द करेक्ट आंसर। तो 50 के लिए हम जाने वाले हैं फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन के साथ, सेकेंड ऑप्शन के साथ। चलिए बेटा जी जब कहते हैं CH4 बर्न करता है मतलब कि कंबशन की बात कर रहा है, तो कहते हैं कि ऑक्सीजन को अगर हम लिमिट में ले, लिमिटेड, या हम इसी को बोलते हैं इनसफिशिएंट कंबशन या पार्शियली कंबशन, तो यहाँ पर क्या बनता है? तो बेटा एक तो हमारे पास बनता है सॉलिड कार्बन या कार्बन ब्लैक, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी मिलती है NH2O। अब बात यह है कि जब आपकी एनसीईआरटी की बात करते हैं ना तो वहां पर CO को मेंशन नहीं किया गया, लेकिन बेटा जी आप दूसरी रेफरेंस बुक में पढ़ेंगे तो आपको ये भी दिखेगा कि कार्बन ब्लैक भी मिलता है, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी लिबरेट करती है। तो यहाँ पर पार्शियल कंबशन या इनसफिशिएंट कंबशन की बात कर रहा है क्योंकि ऑक्सीजन को लिमिटेड अमाउंट में लिया गया है। द एल्कीन RCS डबल बॉन्ड CS2 मतलब एक एल्कीन दी गई है, रिएक्ट रेडली विथ BH2S6 एंड फॉर्म द प्रोडक्ट B which on oxidation with alkaline peroxide produce। बेटा जी यहाँ पर अगर ये स्टेटमेंट आप सही से पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि हाइड्रोबोरेशन की बात कर रहा है। अब हम हाइड्रोबोरेशन की जब बात करेंगे तो हाइड्रोबोरेशन में ये B क्या हो रहा होगा? ट्राई एल्काइल बोरेन रहा होगा इंटरमीडिएट। तो हाइड्रोबोरेशन दिया गया है मेरे पास, और हाइड्रोबोरेशन हम जानते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन से रूल से फॉलो करता है। तो ये RCH डबल बॉन्ड CS2 अगर हम इसका हाइड्रोबोरेशन कराएं तो B2S6, आप चाहो तो THF ले सकते हैं डाइमर को तोड़ने के लिए। सेकेंडरी हमें चाहिए पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम। बेटा जी यहाँ से ये अगर हम एंटी मार्कोनी का रूल लगाएं तो ये क्या करता है? ये 1 डिग्री अल्कोहल बना देगा। तो RCH2CH2OH हमारे पास हमारा प्रोडक्ट रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है सेकेंड ऑप्शन। तो जो रिएक्शन बताई जा रही है दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल्स मिलते हैं और एंटी मार्कोनिक रूल को हम फॉलो करते हैं। यहाँ पर द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, बेटा जी यहाँ पर एल्काइन, एल्काइन के 3 मोल लिए हैं, रेड हॉट आयरन ट्यूब लिया है एंड 873 केल्विन, मतलब कि ये जो रिएक्शन है बेटा जी ये क्या है? ये है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में क्या होते हैं? यहाँ पर 3 मोल ये जो हमारे ट्रिपल बॉन्ड है वो क्या करते हैं? हमारे बेंजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर इसी जगह प्रोपाइन होता तो 3 मोल प्रोपाइन लेते मेसेटिलीन बना देता है ना। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत कॉमन है बेटा। तो थर्ड वाले में साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट PYQ का क्वेश्चन है बेटा जी, मेरे पास दिया गया है C7H8, इसका मतलब है 6 कार्बन और H8, तो ये टोलुइन हो सकता है हमारा। फिर यहाँ पर हमने 3 मोल Cl2 लिया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट या सनलाइट। बेटा जी साइड चेन यहाँ पर क्लोरीनेशन होने वाला है क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में लिया है, बेंजीन से मतलब नहीं। तो ये जो स्टेप है वो साइड चेन क्लोरीनेशन है, और चूंकि 3 मोल दिया गया है इसका मतलब है कि यहाँ पर तीनों जो हाइड्रोजन होंगे इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो ये हमारा बन गया CCl3, लग गया बेंजीन के ऊपर। अब बेटा जी ट्राइक्लोरोमीथेन लग गया है, ये कैसा होता है? ये होता है एक्टिवेटर नहीं, डीएक्टिवेटर, -I।
क्योंकि यहाँ रिवर्स हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलती है। ये तीन तीन जो क्लोरीन लगे हैं वो रिवर्स हाइपर कंजुगेशन शो करेंगे और रिंग को डीएक्टिवेट करेंगे और साथ ही मेटा डायरेक्टर की तरह काम करेंगे। तो यहाँ पर बेटा जी अब क्या करवा रहा है, ब्रोमिनेशन करवा रहा है बेंजीन पे, क्योंकि लुईस एसिड लिया है FeBr3 या AlCl3 ले सकते थे। तो ये क्या करेगा बेटा जी, मेटा सब्स्टिट्यूशन कराएगा, तो CCl3 का जो वर्क आ जाएगा वो मेटा पे ब्रोमो को लगाएगा। फर्दर यहाँ पर क्या किया गया बेटा जी, जिंक और HCl लिया गया, डाइल्यूट HCl लिख सकते हैं आप। ये रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा जी, ये क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करेंगे, ये जो CCl3 है ना, ये CCl3 को फिर से टोलुइन में कन्वर्ट कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। इस तरह से आपको क्या मिला, जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल रहा है बेटा जी, जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है दैट विल बी द मेटा ब्रोमो टोलुइन। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट रहेगा। तो मेटा ब्रोमो टोलुइन इज गिवन इन थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 54। Which of the following are arranged in decreasing order of dipole moment? बेटा जी जब आप ये हेलो एल्केन्स हेलो ओरिन पढ़ते हैं तो पूरा डेटा दिया गया, एक चार्ट बनाया गया है आपके लिए, जिसमें आपसे पूछा गया है कि क्या होगा डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर। जनरली हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करती है, बट यहाँ पर आपको याद रखना है कि CH3Cl का ज्यादा होता है CH3F से, एंड फर्दर CH3Br&I। तो ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। तो हम जाएंगे सेकेंड ऑप्शन के साथ। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज, बेटा स्ट्रक्चर बना लेते हैं टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। पहला वाला देखते हैं, दिया गया है प्रोपेन, सिर्फ कार्बन लिख रहे हैं, बैलेंस नहीं कर रहा बेटा जी। प्रोपेन 2 ऑल, और 2 पे ही दिया गया है मिथाइल। बेटा जी मुझे तो पहला ही वाला स्ट्रक्चर, ये टर्सरी ब्यूटाइल है, देखिए ना, टर्सरी ब्यूटाइल 3 डिग्री पे लगा हुआ है हमारा OH, तो ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमें मिल गया है हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57 अगेन बहुत ही फेमस बेटा जी, ये इक्वेशन लिखी हुई है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसमें बेंजीन की रिएक्शन कराई जा रही है क्लोरोप्रोपेन के साथ। अब बेटा जी एनहाइड्रस AlCl3 लिया, इसका मतलब है ये जो रिएक्शन है वो क्या हो गई, ये हो गई फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये जो प्रोसेस है पहली का P तक जाने का जो प्रोसेस है दैट इज फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। और यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा जी, चूंकि फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में एज अ कार्बोकेटायन क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है। तो यहाँ कार्बोकेटायन रीअरेंज करके पहले तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएगा और तब अटैक होएगा बेंजीन पे। तो देखो P क्या बन जाएगा बेटा जी, P बन जाएगा CH CH3 एंड CH3। इसको हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं या फिर हम क्यूमीन भी बोलते हैं। अब जो फर्दर जो रिएक्शन प्रोसीड की जा रही है बेटा, वो बहुत ही फेमस रिएक्शन है फिनॉल के प्रिपरेशन की। ये क्यूमीन बेटा जी जो हमें मिला है, क्यूमीन के एयर ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस से हमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम एयर से इसको क्या कराएं, ऑक्सीडाइज कराएं, एयर की प्रेजेंस में हम रिएक्ट कराएं, तो यहाँ पर एक बहुत फेमस इंटरमीडिएट बनता है जो आपसे पूछा जाता है बेटा जी, और वो होता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है, और जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो मुझे मिलता है एक तो फिनॉल और दूसरा मिलता है मुझे एसीटोन। तो आपको फिनॉल बताया गया है, एसीटोन पूछा जा रहा है। तो देखिए आपको क्या क्या पूछा जा रहा है कि P एंड Q क्या होंगे। तो P हमारा हो गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन और Q हो गया एसीटोन। तो देखिए कहां पर गया है, तो बेटा फोर्थ विल बी द आंसर। आइसोप्रोपाइल बेंजीन यहां पर देखिए दिया गया है एंड एसीटोन दिया गया है। Which of the following reagent can be help in separating the mixture of प्रोपेनॉल 2 एक कीटोन है एंड ब्यूटेनॉल 2। तो बेटा जी NaOH नहीं, ये सेपरेट नहीं कर पाएगा बेटा, कोई ऐसी रिएक्शन नहीं जो सेपरेशन की दे। अब हम बात करते हैं NaSO3 की। बेटा जी NaSO3 ये क्या करता है, सोडियम बाइसल्फाइड प्रोटेक्ट बनाता है किसके साथ, विद कार्बोनिल कंपाउंड, है ना। ये क्या बना लेगा, बाइसल्फाइड क्रिस्टल बना लेगा, और जबकि ये सिर्फ CO के साथ बनाएगा और अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इनमें जो हमारा सोडियम
बाई सल्फाइड दिया गया है, बाई सल्फाइड ये क्या करेगा, एडिशन करेगा हमारे कार्बोनिल ग्रुप के साथ, जबकि अल्कोहल वाला इसके साथ रिएक्ट नहीं करने वाला। तो थर्ड विल बी द आंसर। 59 क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। चलो देख लेते हैं बेटा। पहला दिया गया है एसीटोन CS3 CO CS3, एसिटामाइड CS3 CO NH2, एसिटोनाइट्राइल CS3 NCN, and acetic acid CS3 COOH। अब बेटा यहाँ पर हम देखें तो ये कार्बन हमारा sp2 है, यहाँ भी ये कार्बन हमारा sp2 है, ये बेटा जी हमारा sp कार्बन है, और ये अगेन हमारा sp2 है ना। बाकी ये कार्बन की बात करें, ये sp3, ये sp3, और ये दोनों ही sp3 और sp3। हमसे पूछ रहा है कि किसमें sp2 नहीं है, तो बेटा हमें जो आंसर दिखा दैट इज थर्ड, जिसमें sp2 नहीं है, सिर्फ sp3 और sp है। तो एसिटोनाइट्राइल विल बी द आंसर। Which of the following can be prepared by Gabriel-Thalamide reaction? तो बेटा जी गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस किसके लिए होती है, 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन्स के लिए। दो चीजें याद रखनी है, एक तो 1 डिग्री, दूसरा एलिफैटिक अमीन्स। यहाँ मैच कर लेते हैं। एनिलीन देखे बेटा जी एरोमेटिक में चला जाएगा, नहीं देखे। एथाइलअमीन 1 डिग्री है, एलिफैटिक है साथ में, तो एथाइलअमीन हमारी गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन दे देगी। फिर से देखिए डाइमिथाइल अमीन मतलब 2 डिग्री, तो 2 डिग्री अमीन आ गया, फिर से नहीं देगी। और ये टोल्यूइडिन हो गया बेटा जी, टोल्यूइडिन क्या होता है, आर्थो पे हमारा लगा हुआ है CS3, एनिलीन के आर्थो पोजीशन पे CS3, तो ये भी बेटा एरोमेटिक, ये भी नहीं देगी। तो सिर्फ और सिर्फ एथाइल अमीन ही मेरे पास आंसर है जो गैब्रियल थैलीमाइड से बनाई जा सकती है। नेक्स्ट बेटा जी क्वेश्चन नंबर 61, एनिलीन में हमने CS3COCl और एनहाइड्रोClCl3 लिया। बेटा जी ये कंडीशन याद आ रही है क्या आपको, कंडीशन है फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन की। लेकिन आपको एक बात पता है कि जो एनिलीन है वो फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन नहीं देते हैं। इसका मतलब है कि अगर ये देता, मान लीजिए अगर देता तो मेटा पोजीशन पे COCH3 लगाते, यहाँ पर ऐसा कोई ग्रुप है नहीं। दूसरा, ये अगर बेटा जी एसाइलेशन करवाते, सिर्फ एसाइलेशन की बात करते पाइरिडीन की प्रेजेंस में, तो ये AlCl3 को नहीं होना चाहिए था, तब ये एसिटेनिलाइड बना देता, पहला वाला आंसर। लेकिन यहाँ पर AlCl3 को हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन देगा ही नहीं, कोई भी इनमें से नहीं बनने वाला है, क्योंकि हमारा जो एनिलीन है वो FCR रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है ड्यू टू द सॉल्ट फॉर्मेशन। ये क्या करेगा, इसके लोन पेयर सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेंगे AlCl3 के साथ, और ये एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा, और इसलिए FCR रिएक्शन नहीं देगा। बेटा एक स्ट्रक्चर बना है, आपको पहचानना है कि ये स्ट्रक्चर किसका है। तो बेटा सबसे पहली बात तो देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना है वो 6 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 और ये ऑक्सीजन 6, 6 मेंबर रिंग है। तो बेटा जी ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ना, पायरनोज स्ट्रक्चर है। दूसरा हमें बताना है कि ये किसने दिया था, फिशर ने या हावर्ट ने, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर हावर्ट ने दिया था। साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें तो हावर्ट ने दिया था। अब बेटा जी ये ग्लूकोज है, ये बात भी सही है ना, डी ग्लूकोज है, ये बात भी सही है। अब यहाँ पर देखिए कि अल्फा डी है या बीटा डी, मतलब एनोमेरिक की बात कर रहा है, तो C1 पे देख लेते हैं, ये जो OH है वो अबव साइड है बेटा जी, ये अबव साइड है, और अगर अबव साइड है तो ये अल्फा होगा। अगर बिलो होता, सॉरी अबव है तो ये होगा बीटा, और अगर बिलो होता, यहाँ OH नीचे की साइड लगा हो जाता तो ये होता अल्फा। हमें ऊपर की साइड दिया गया, इसका मतलब ये है बीटा डी ग्लूकोज। तो हार्वर्ड के अकॉर्डिंग हम जाएंगे 4th ऑप्शन पे, और ये जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा बीटा डी ग्लूकोज। फिशर बेटा जी ओपन चेन स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो आप ओपन चेन स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर बनाओगे ग्लूकोज का, वो होता है अकॉर्डिंग टू फिशर, और जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं वो होता है अकॉर्डिंग टू द हार्वर्ड। चलिए फिर से बेटा एक क्वेश्चन दिया गया है कि मेरे पास कुछ एटम्स हैं ऑफ X and Y,
अच्छा, आपको इंपेरिकल फॉर्मूला बताना है, और इंपेरिकल फॉर्मूला होता क्या है, मिनिमम एटम्स कितने प्रेजेंट है, बस यही बताना होता है। देख लेते हैं क्या रेशियो आ रहा है। बेटा जी, आप एटम है, चाहो तो मोल निकाल लो, मोल निकालने के लिए आप Na से डिवाइड कर दो, मोल निकल आएगा। और वैसे भी अगर आप देखें तो एटम्स कितने दिख रहे हैं, यहाँ पर है 3 × 10⁻22 और यहाँ पर 6 है, मतलब जस्ट डबल दिख रहे हैं आपको। 1:2 के रेशियो में एटम है, तो बस क्या हो जाएगा, 1:2 के रेशियो में आप लिख दो, तो XY2 हो जाएगा, XY2 हो जाएगा आपका। X के एटम्स, मिनिमम एटम्स कितने और Y के मिनिमम एटम्स कितने। अगर आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो आप पहले मोल निकाल लो, एवोगाड्रो से डिवाइड कर लो, मोल्स आ जाएंगे, मोलर रेशियो लिख दो। गिवन दैट द अबंडेंस ऑफ आइसोटोप, मेरे पास 3 आइसोटोप दिए गए हैं, उनकी परसेंटेज अबंडेंस दी गई है, एवरेज एटॉमिक मास आपको निकालना है। तो बेटा जी, एवरेज एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला है तो ये लगा दें, क्या हर आइसोटोप का मॉलिक्यूलर मास इनटू अबंडेंस। तो पहले का देखो 54 इंटू 5% प्लस दूसरे का है 56 इंटू 90% प्लस 57 इंटू 5% और ये टोटल अबंडेंस अपॉन में 100। इसी को सॉल्व करना है आपको। देखिए 54 इंटू 5 करेंगे तो 270 आएगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। और 56 इंटू 90 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5040 प्लस 285 अपॉन 100। हमने सिर्फ मल्टीप्लीकेशन की है बेटा, नथिंग एल्स। इसको आप जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5595 अपॉन 100। 100 हटा देंगे तो आ जाएगा 50.595। ये आएगा आयरन की एवरेज एटॉमिक मास 55.95। तो 64 के लिए हम जाएंगे सेकेंड ऑप्शन के साथ, पूरी पूरी वैल्यू आ रही है। ओके, एक क्वेश्चन है बेटा जी जिसमें हैबर्स नहीं है बेटा, ये ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है अमोनिया का, और आपको पूछा जा रहा है कि व्हेन 1 मोल ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आर टेकन, तो कौन सी चीजें इनमें से सही होंगी। तो बेटा यहाँ पर देखें, मेरे पास दिया गया है 4 मोल अमोनिया का और 5 मोल ऑक्सीजन का, जिससे बन रहे हैं 4 मोल NO के और 6 मोल वाटर के। अगर हम इसका स्टोक्योमेट्री रिलेशन देखें तो ये आ रहा है 4, इसके 5, इसका 4, इसका 6। अब कह रहा है कि 1 मोल इसका ले ले और 1 मोल इसका ले ले, तो सारी कहानी बताइए। तो बेटा सबसे पहला काम है लिमिटिंग रिएजेंट निकालना, लिमिटिंग रीजन निकालना। तो देखिए कौन है लिमिट में, तो बेटा 4 से चाहिए 5, 4 मोल अमोनिया से 5 मोल ऑक्सीजन, तो 1 मोल से कितना चाहिए, 1 मोल से चाहिए 5/4। 5/4 का मतलब हो गया 1.25 मोल्स चाहिए होंगे, है ना। इसके कितने चाहिए, 1.25 मोल चाहिए होंगे। लेकिन यहाँ पर कितना दिया गया है, सिर्फ 1 मोल दिया गया है। इसका मतलब ये हमारा ऑक्सीजन कम दिया गया है और यही हो जाएगा हमारा लिमिटिंग रीजन, यही क्या हो जाएगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो अब सारी कहानी इसी के अकॉर्डिंग, चलिए एक एक पढ़ते हैं। सबसे पहले रिलेट करते हैं कि 1 मोल H2O इज प्रोड्यूस। तो बेटा जी चलो H2O का रिलेशन देखो, अगर 5 मोल लेते थे, 5 मोल NH, 5 मोल O2 लेने से हमें 6 मोल H2O मिल रहा है। तो 1 से कितना मिलना चाहिए, 6/5, मतलब कि 1.2 मिलना चाहिए मोल, और यहां पर कितना दे रहा है, यहां पर दे रहा है 1, तो ये हो गया गलत। फिर कह रहा है कि 1 मोल NO विल बी प्रोड्यूस। तो NO का रिलेशन देख लो बेटा जी, NO का रिलेशन देख लेते हैं। 5 मोल ऑक्सीजन से NO मिल रहा है 4 मोल, 5 मोल O2 से 4 मोल, तो 1 से कितना मिलना चाहिए, 4/5, मतलब कि 0.8, और यहां पर कितना दे रहा है 1, ये भी गलत हो गया। ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम, क्या ऑक्सीजन पूरी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्यों बेटा जी, क्योंकि लिमिटिंग रीजेंट हमारा ऑक्सीजन ही है, तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। तो थर्ड हमारा आंसर मिल चुका है। ऑल द अमोनिया विल बी कंज्यूम, नहीं, अमोनिया पूरी खत्म नहीं होगी, बोलो बेटा, क्योंकि अमोनिया लिमिटिंग रीजेंट नहीं है। तो हमारा थर्ड विल बी द आंसर।
But the wavelength of the radiation emitted when in a hydrogen atom electron fall from infinity to stationary state. तो बेटा यहाँ पर आपको निकालना है 1 by lambda Rydberg constant R(z²) 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. तो यहाँ पर R की वैल्यू इज गिवन 1.097 इंटू 10⁻⁷ और Z हमारा हाइड्रोजन के लिए 1 लिख देते हैं 1 upon 1 का स्क्वायर माइनस 1 upon इंफिनिटी का स्क्वायर. बेटा ये वाला पूरा हो जाएगा 0. तो 1 by lambda is equals to 1.097 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1 और ये पूरा आ जाएगा 1. राइट, ये वाला पोर्शन हो जाएगा 0. तो lambda is equals to 1 upon 1.097 इंटू 10⁻⁷. इसको सॉल्व करते हैं बेटा. 10⁻⁷ ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7 अपॉन 1.097. बेटा अगर हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो ऊपर हो जाएगा 10⁻⁸ और नीचे आ जाएगा हमारा 10.97. बेटा अब इसको अगर हम सोल्व करें तो ये अप्रोक्स आएगा 9.1 के आसपास का इंटू 10⁻�8 है ना. और अगर इसमें हमारा आंसर नैनोमीटर में दे रहा है तो एक और हटा देते हैं तो 91 इंटू 10⁻⁹ आ जाएगा. या फिर हम सिर्फ लिख सकते हैं 91 नैनोमीटर. तो 91 नैनोमीटर में आंसर आ रहा है तो आप 10⁻⁹ ला लोगे यहाँ पे. ठीक है बेटा. चलो नेक्स्ट चलते हैं. विच क्वांटम नंबर इज नॉट रिलेटेड विथ श्रोडिंगर इक्वेशन. बेटा जी ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि हम श्रोडिंगर से स्पिन क्वांटम नंबर को कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो थ्योरेटिकल है, याद रखना है कि स्पिन क्वांटम नंबर नॉट रिलेटेड टू श्रोडिंगर वेवलेंथ. 1 mole of an ideal gas at 300 K is expanded isothermally. डेल्टा टी की वैल्यू बेटा जी 0. आइसोथर्मली दिया गया है मतलब कि यहाँ पर डेल्टा टी हो चुका है 0. एंड इनिशियल वैल्यूम ऑफ 1 liter to 10 liters द डेल्टा ई. तो बेटा जी डेल्टा ई की जो वैल्यू होती है दैट विल बी द NCV डेल्टा टी. अब भैया डेल्टा टी ही 0 है तो ये पूरा ही कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा. वैसे इक्वेशन में डेल्टा टी की वैल्यू आप 0 रखेंगे, आइसोथर्मल है तो पूरी डेल्टा ई हमारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी. तो आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा. तो 68 तक के क्वेश्चन बेटा आपने किए मेरे साथ. नेक्स्ट आप डिस्कस करेंगे संजीव सर के साथ. थैंक यू सो मच. जय हिंद प्यारे बच्चों. तो आइए अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 46 से 68 तक कोमल मैम के साथ डिस्कशन किया. अब आगे का डिस्कशन मैं आपको करूंगा, मैं यानी संजीव भाटिया. तो अब देखिए हमारे पास 69 क्वेश्चन नंबर आ गया. क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है? अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इन अ वेल इंसुलेटेड कंटेनर है. इसका मीन्स ये हुआ कि अंदर से सिस्टम के अंदर से बाहर क्यू नहीं जाएगी, बाहर से अंदर क्यू नहीं आएगी. यानी कि जो क्यू है वो यहाँ हम लोग 0 कंसिडर करेंगे. अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2.5 ATM. हम ये मान के चल सकते हैं कि ये हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस चल रहा, एडियाबैटिक प्रोसेस है ये. और एडियाबैटिक प्रोसेस में Q इक्वल टू 0 होता है. अभी हम लोग को यहाँ पे मुझसे बोल रहा है कि एक्सटर्नल प्रेशर PXT दिया हुआ है 2.5 ATM, 2.5 ATM दिया. और मुझे सर V1 दिया गया है, V1 दिया गया है 2.5 लीटर और V2 मुझे गिवन किया गया है 4.5 लीटर, 4.5 लीटर. और मुझे इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा U निकालना. अब आपको इक्वेशन पता है डेल्टा U इक्वल टू होता है Q प्लस W, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से. अब बिकॉज Q 0 हो गया, आइसोलेटेड कंटेनर था,
तो डेल्टा U इक्वल टू हो जाएगा W। अब W इक्वल टू आप सब लोग जानते हैं, डेल्टा U इक्वल टू हो जाएगा माइनस P V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। अब यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करेंगे बच्चा, तो देखो क्या आएगा। तो डेल्टा U इक्वल टू माइनस एक्सटर्नल प्रेशर 2.5 ATM है, और V2 हमको दिया गया है 4.5, और माइनस V1 हमको दिया गया 2.5। सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने पर ये 4.5 में से 2.5 सब्सट्रैक्ट किया तो 2 आ गया, 2.5 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया। अब ये 5 लीटर ATM आ गया डेल्टा U, बट मुझसे ऑप्शन में जूल में मांगा, तो 1 जूल इक्वल टू 101.3 लीटर ATM होता है, इसलिए डेल्टा U इक्वल टू कर देंगे -5 इंटू 101.3 लीटर ATM, सॉरी जूल। वन लीटर ATM इक्वल टू 101.3 जूल होता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 और 6, 5 0 0, 5 1 ज़ा 5, तो 506.5 निगेटिव का जूल आ जाएगा। ये 500 है, ये हो नहीं सकता, 505 505 1136.25। वैसे तो कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग नियर डियर की अगर बात करें तो 506.5 के नियर में है 505, तो इसलिए हम लोग इसमें सेकेंड ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, निगेटिव आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। SO2 प्लस हाफ O2 SO3 दिया गया है, गैसियस रिएक्शन है, Kp इक्वल टू KCRT, हम लोग को मालूम है Kp इक्वल टू KCRT डेल्टा Ng फॉर्मूला होता, डेल्टा Ng, और यहाँ पर डेल्टा Ng की जगह इन्होंने क्या दे दिया है, डेल्टा Ng की जगह बच्चा दे दिया इन्होंने मुझे x, तो दैट मीन्स मुझे x बराबर डेल्टा Ng निकालना है। अब x बराबर डेल्टा Ng निकालना है तो डेल्टा Ng निकालो। यहाँ पर गैस के मोल्स देखो कितने हैं 1, तो 1 लिख लिया, माइनस यहाँ पर कितने हैं 1, तो यहाँ भी 1 ले लिया, प्लस यहाँ पे कितने हाफ, क्योंकि गैस के मोल्स जोड़ने हैं, डेल्टा Ng मीन्स टोटल गैस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल गैस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो ये हाफ हो गया, तो दैट मीन्स 1 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1.5 यानी कि 3/2, 1 माइनस 3/2, तो ये आ जाएगा -1/2, -1/2 सॉल्व करने पर। तो अभी यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, सेकंड, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही करेंगे। उसका हम लोग ने इसके पहले वाले का कोई मैच नहीं कर रहा था, लेकिन हम लोग ने सेकंड माना था। अब नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 71, कैलकुलेट द OH माइनस आयन कंसंट्रेशन ऑफ NaOH विच हैव pH इक्वल टू 12। तो हम लोग को ये बात पता है pH प्लस POH इक्वल टू होता है 14, और भी कई तरीके हैं इसके, लेकिन मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ। तो pH की जगह पे 12 आ गया, प्लस POH इक्वल टू 14, तो POH इक्वल टू हो जाएगा, POH इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 12, दैट मीन्स 2, तो POH 2 आ गया। और आप लोगों को तो पता ही है कि OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर माइनस POH, यानी कि 10 टू दी पावर माइनस 2, तो आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, 71 का हम लोग फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन, ये हमारा डाइक्रोमेट आयन है, फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज कर रहा। अब इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए जिसमें कि मुझे किसी एक रिएक्टेंट का मोल दे, दूसरे रिएक्टेंट का मोल मांगे, तो दो तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो रिएक्शन बैलेंस कर लो, और बैलेंस करके स्टोक्योमेट्री का रिलेशन ले लो। जैसे मान लो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो अब इसको बैलेंसिंग कैसे करेंगे, देखो एक क्रोमियम +6 से +3 हो रहा,
तो दैट मीन्स ये 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा, 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा, +6 से +3 हो रहा है 1 क्रोमियम। बट Cr2O7 में तो 2 क्रोमियम है, तो टोटल ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और ये +2 से +3 में जा रहा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा। अब यहाँ पे जो नंबर होता है बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर लिख देते हैं, और यहाँ पर 3 2 6 है, तो ये 6 लिख देंगे। तो 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज 6 मोल ऑफ फेरस, तो ये सर 4th आ गया। या तो ऐसे कर लो, और या फिर ऐसे कर लो। दूसरा तरीका ये है कि इसका n फैक्टर निकाल लो, इसका n फैक्टर 6 आएगा, इसका n फैक्टर कितना आएगा 1 आएगा, और एक रिलेशन लगा लो अगर आप रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना चाहते हो। तो ये तो मेथड नंबर 1 था। मेथड नंबर 2 है, फिर आप जितने भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो भी आपसे पूछ रहा है, आप उसके ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करो। तो ग्राम इक्विवेलेंट Cr2O7 2 माइनस के इक्वल कर दो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फेरस के। अब यहाँ पे फॉर्मूला पुटअप करो, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, और यहाँ भी लगा दो मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, यानी n फैक्टर। अब मोल आप देखिए डाइक्रोमेट के आपको गिवन है 1, तो 1 ले आए, और आपका वैलेंसी फैक्टर डाइक्रोमेट का 6 आया, n फैक्टर। इसका आपको फेरस का मोल निकालना है, और इसका वैलेंसी फैक्टर या n फैक्टर 1 है। तो इस तरीके से मोल ऑफ फेरस हमारे आ गए 6, मोल ऑफ फेरस आ गए 6। तो आंसर फिर से हो गया हमारा 4th। तो 4th ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 72 में 4th ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A sulfur containing species that cannot act as a reducing agent। तो इस क्वेश्चन के लिए ये बात ध्यान रखना कि ये इसका ट्रिक पॉइंट क्या है। इसका ट्रिक पॉइंट इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने क्या है। इफ सेंट्रल एटम एग्जिस्ट इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऐसा सब्सटेंस ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और ये कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। एग्जिस्ट इन, इफ सेंट्रल एटम, Ca मीन्स सेंट्रल एटम एग्जिस्ट इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर की मीन्स क्या हुआ, ग्रुप नंबर के बराबर की ऑक्सीडेशन नंबर। जो ग्रुप नंबर के बराबर की ऑक्सीडेशन नंबर में रहता है वही हाईएस्ट है। अब भाई देखो वो हाईएस्ट अचीव ही कर चुका, तो हाईएस्ट के आगे तो पॉजिटिव बढ़ नहीं पाएगी, यानी उसका ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता, तो दूसरे को रिड्यूस कर नहीं सकता, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। हाँ, हाईएस्ट से नीचे आ सकता है, तो वो ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो अब रिड्यूसिंग एजेंट वही होगा जिसकी हाईएस्ट हो। अब सल्फर की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, तो सल्फर का ग्रुप कौन सा है। अच्छा, इसमें जो ग्रुप होता है वो A B वाला देखा जाता है, ऐसा जनरल 1 to 18 वाला ग्रुप नहीं देखा जाता। अब अगर आप कहोगे सल्फर का ग्रुप तो 16 है, तो फिर आपकी यहाँ बात नहीं बन पाएगी। 16 के साथ 6th A भी है, तो यहाँ पर हम लोग ने 6th A लिया है, तो इसलिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 6 हो जाएगी, +6 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए +4 है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। यहाँ पर देखिए +4 है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा, रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। यहाँ पे +6 है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो होगा लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और ये सल्फाइड में -2 है, यानी कि लोएस्ट है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अगर कोई कंपाउंड में सेंट्रल एटम अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है तो वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो पाएगा। इस ट्रिक से हम लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। The relative lowering in vapor pressure of a solution containing a non-volatile solute is directly proportional to the
mole fraction of the solute, the statement is called, तो द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया गया, और ये मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता या इक्वल टू होता। तो ये तो राउल्ट सर ने दिया था, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अब ये हेनरी लॉ पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कॉलम का आपने पढ़ा होगा। N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 K, द नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ N2 निकालना है, डिजॉल्व इन 1 लीटर वाटर। ठीक है, तो वाटर का जो वॉल्यूम दिया गया है वो मुझे 1 लीटर दिया गया, यानी 1000 ml दिया गया, और वाटर की डेंसिटी जानते हो 1 होती है, इसलिए वेट ऑफ H2O हो जाएगा 1000 ग्राम, क्योंकि जितना ml होता है उतना ही ग्राम होता। एक्सर्ट पार्शियल प्रेशर 0.987 बार दिया गया, 0.987 बार। हेनरी लॉ कांस्टेंट K दिया गया 76.48 किलो बार। अब इसमें देखो सावधानी रखनी है, अगर एक को रखोगे बार में और दूसरे को रखोगे किलो बार में तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ये अगर बार में दिया है तो इसको भी बार में कन्वर्ट करो, तो 76.48 इंटू 10⁻³ बार। पहले तो ये आप समझिए। अब इसमें इक्वेशन हमको क्या लगानी है? इक्वेशन सर हमें लगानी है ये वाली इक्वेशन हमें लगानी है, इसमें आपकी फेमस इक्वेशन, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। तो पार्शियल प्रेशर कितना दिया हुआ है? 0.987, और KH को नीचे ले आइए तो KH कितना हो गया? 76.48 इंटू 10⁻³ बार। और ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन की जगह पे हम मोल ऑफ N2 अपॉन मोल ऑफ N2 प्लस मोल ऑफ वाटर कर देंगे, मोल ऑफ वाटर, ये मोल फ्रैक्शन है। अब अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 0.987 डिवाइडेड बाय 76.48, यानी कि 0.01 इंटू 10⁻³ और इसको हम नेग्लिजिबल मान ले रहे हैं, कैपिटल N की जगह स्मॉल n को नेग्लिजिबल मान ले रहे हैं। तो N ऑफ N2 इक्वल टू, अब यहाँ पे मोल ऑफ वाटर हमें चाहिए, तो मोल ऑफ वाटर में हम लोग वेट अपॉन मोलर मास, वेट कितना है? 1000 है, मोलर मास वाटर का 18, तो यहाँ 1000/18 या 55.5 कर देंगे। ये 55.5 ये यहाँ से आ गया, यहाँ से 55.5 आ गया। अब ये 55.5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो जो मोल आ जाएंगे नाइट्रोजन के वो मिल जाएंगे मुझे, मल्टीप्लाई 55.5 0.716 इंटू 10⁻³ मोल, बट मेरे को तो मिली मोल मांगा है, तो मैं यहाँ पे 0.716 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ मिली मोल, ये 10⁻³ 10⁻+3 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.716, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ KNO3 यूज्ड
टू मेक सॉल्ट ब्रिज। देखो सॉल्ट ब्रिज में आप लोग को पता है कि हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, और ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट 3 फेमस जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उनके पोटेशियम सॉल्ट लेते हैं। जैसे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो KCl लेंगे, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो K2SO4 लेंगे, और इसी तरीके से HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो KNO3 लेंगे। 3 स्ट्रॉन्ग एसिड के हम लोग ने स्ट्रॉन्ग सॉल्ट लेने होते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि इन्हें इनर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक तो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। कौन कौन नहीं करता? KCl, K2SO4 और KNO3। KNO3 यहाँ पूछा गया। दूसरी खास बात होती है कि ये लोग जंक्शन पोटेंशियल नहीं क्रिएट होने देते हैं। जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है? अगर दो डिफरेंट सॉल्यूशन एक दूसरे में मिलाएंगे, जैसे कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट, तो कॉपर आयन और जिंक आयन की स्पीड अलग अलग होती है। तो जब वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो एक जंक्शन पोटेंशियल यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, जो मेन पोटेंशियल को नुकसान पहुंचाता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो दो सॉल्यूशन है डिफरेंट, वो डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए, बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। अब सॉल्ट ब्रिज में जब कैटायन जिंक इधर मूव करेगा तो जिंक की जगह K+ निकलेगा, और जब सल्फेट इधर से मूव करेगा तो फिर नाइट्रेट इधर की तरफ आ जाएगा। तो जो K+ और नाइट्रेट आयन होते हैं उनकी स्पीड बराबर होती है, तो जब वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो जंक्शन पोटेंशियल नहीं क्रिएट होने पाता है। इसलिए वेलोसिटी ऑफ नाइट्रेट और वेलोसिटी ऑफ K+ बराबर होगी। तो वेलोसिटी ऑफ बोथ K+ एंड नाइट्रेट आर नियरली द सेम। इसको ट्रांसपोर्ट नंबर भी कहते हैं टेक्निकल भाषा में। तो अब इसकी 100 की सीधी बात समरी क्या है? समरी ये है कि सॉल्ट ब्रिज में जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज किए जाते हैं, KCl या K2SO4 या KNO3, यही लोग क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि इनके कैटायन और एनायन की स्पीड यानी ट्रांसपोर्ट नंबर बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ये जेई का क्वेश्चन आया हुआ। द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन बिटवीन द सब्सटेंस A एंड B इज गिवन बाय दिस। अच्छा, रेट चेंज करना है, तो मान लो हमने लिया है R1, और R1 में K और A की जगह ले लिया है हमने X, हमने X ले लिया, और ये ले लिया N, और B की जगह ले लिया है Y, और यहाँ ले लिया है M। अब हम लोग ने R2 निकाला, R2 अब क्या कर रहे हैं? कंसंट्रेशन ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A, तो डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A में यहाँ 2x कर दिया पावर n, और हाफ द कंसंट्रेशन ऑफ B, तो यहाँ पे y/2 कर दिया और पावर m। अब मुझे कह रहा है कि द रेशियो ऑफ न्यू रेट टू द अर्लियर रेट। अच्छा, तो ये R2 मुझे ऊपर लेना चाहिए था, और ये R1 और R1 का पूरा सीन नीचे लेना चाहिए था। तो चलो भाई वैसे ही कर लेते हैं। तो चलो ऐसे ही डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ से कट कर लिया, x से x कट हो गया, y से y कट हो गया। अब ये मुझे R2/R1 में मिल जाएगा 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर m, ये मिल जाएगा मुझे 2 की पावर n और 2 की पावर m, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा। अब R2 इक्वल टू हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर -m, कॉमन ले लो, तो R2 इक्वल टू हो जाएगा R1 इंटू 2 की पावर n -m। तो 2 की पावर n -m हमारा थर्ड ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 78, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन KCOCO4। तो ये देखिए सिंपल सी बात है, K की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होती है, कोबाल्ट की निकालनी है, और कार्बोनिल की 0 होती है, और न्यूट्रल कंपाउंड है तो टोटल 0 होगा। तो ये कोबाल्ट की इक्वल टू आ जाएगी -1। अच्छा, कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर क्या मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर भी निगेटिव हो सकती है? हाँ, अगर कार्बोनिल कंपाउंड है तो कार्बोनिल कंपाउंड में मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव भी आ सकती है, नहीं तो 0 आएगी। तो इसलिए यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और आउटर और ये सब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हैं, तो sp3d2 किस में आएगा ये पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग को सबसे पहले यहाँ से Fe को निकालना है। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 2+ है और Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 2+ है यहाँ पे, तो ये कॉन्फ़िगरेशन इसका आ जाएगा 3d6 4s0, ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसलिए ये 6 सब पेयर्ड फॉर्म में आ जाएंगे, तो पेयरिंग फॉर्म में ले आओ 1 2 3 4 5 6, और जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगा वो इधर से होगा, यानी जो हाइब्रिडेशन आएगा वो D2sp3 आएगा, यानी इनर कॉम्प्लेक्स आएगा, इनर कॉम्प्लेक्स आएगा। तो ये तो इनर है, इसमें D2sp3 है और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। MnCn होल 6 में आइए Mn का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। Mn की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 2+ आ रही है, तो लास्ट में आ जाएगा 3d5 4s0, 3d5 4s0। अब कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं, फिर से देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, साइनो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर जाएंगे 1 2 3, लास्ट के 2 खाली चाहिए होते हैं, तो 4 5। अब यहाँ से डोनेशन स्टार्ट होगा, तो हाइब्रिडेशन फिर से D2sp3 आ जाएगा। CONH3 होल 6 3+, अब यहाँ पर CO का 3+ ऑक्सीडेशन नंबर है, 3d6 आ गया, आयरन फेरस लाइक आ गया, और अमोनिया कोबाल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो अब यहाँ पर हमारे फिर से पेयरिंग हो जाएगी, तो सेम कंडीशन इसमें भी ऐसी आ जाएगी, तो यहाँ भी D2sp3। तो मुझे लगता है कि 4th ऑप्शन सही होना चाहिए, NiNH3 होल 6+2। तो यहाँ पर Ni का ऑक्सीडेशन नंबर 2+ है और आयरन कोबाल्ट निकिल, तो इसमें मुझे मिल जाएगा 3d8। अब जब 3d8 आपको मिल गया, तो 3d8 में तो आप जानते ही हैं, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, हमेशा sp3d2 बनता है, sp3d2 बनेगा d8 में, इसलिए आंसर मेरा 4th हो जाएगा, क्योंकि इसमें sp3d2 बन रहा है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का एक फॉर्मूला होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है पहले वो लीजिए, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर को सब्सट्रैक्ट करिए, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर से मल्टीप्लाई करिए। तो इसको हम लोग लेते हैं सर, Z बताइए कितना है जिंक का Z है 30, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या है +2, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, तो ये आ गया 28 प्लस 8, दैट मीन्स 36। तो आंसर मेरा क्या सही हो जाएगा? 36। तो 80 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ रहा है अब 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है क्वेश्चन? CONH3 होल 4 Cl2NO2, अगर इसको आयनाइज करेंगे तो आयनाइज करने पर ये CONH3 होल 4 Cl2 प्लस और NO2 माइनस नाइट्रेट आयन का टेस्ट देगा, नाइट्रेट आयन का ये टेस्ट देगा। और जब इसको आयनाइज करेंगे तो ये देगा CO
NH3 होल 4 Cl NO2 2 प्लस नहीं 1 प्लस 1 प्लस और Cl माइनस। तो ये किसका टेस्ट देगा? क्लोराइड आयन का टेस्ट देगा। इसमें डाइल्यूट H2SO4 मिलाओगे तो रेड ब्राउन कलर की वेपर्स आएंगी। इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाओगे तो पंजेंट स्मेल आएगी। अब इस तरह से इन दोनों के बीच में कौन सी आइसोमेरिज्म लग रही है? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अच्छा, कुछ बच्चों को इसमें लेके कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर यहाँ पे नाइट्रो भी दिया हुआ है, तो क्या नाइट्रो लिंकेज आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकता था? जी हाँ, कर सकता था, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाइड किया गया कि इन दोनों के बीच में विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म लग रही है। अगर यहाँ पर एक NO2 बनाओ और एक ONO बनाओ और तब पूछे, मान लो ये होता और इसी के बगल में एक ONO वाला होता और पूछता, या ये तीनों दिए होते, पूछता कौन कौन सी आइसोमेरिज्म लग रही है, तब फिर आयनाइजेशन भी हो जाता, लिंकेज भी हो जाता। अच्छा, अब ये जो CONH3 होल 4 Cl2 है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो ये लोग अलग अलग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, बट इन दोनों में कौन सी कॉमन है? तो बात होगी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो कोई कंफ्यूजन ना लीजिएगा। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। नहीं सर, कार्बन 4th ग्रुप का है और ऑक्सीजन 6th ग्रुप का है, तो ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, तो ये गलत हो गया। फ्लोरीन इज लेस देन आयोडीन, क्लोरीन से कम फ्लोरीन, फिर उससे कम ब्रोमीन, फिर उससे कम आयोडीन होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो फ्लोरीन की आयोडीन से ज्यादा है, वो कह रहा फ्लोरीन की लेस है, गलत हो गया। फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन, ये सही हो गया, फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन, थर्ड वाला हो गया। और सल्फर इज लेस देन ऑक्सीजन, तो ये भी गलत हो गया, सल्फर से कम सेलेनियम से कम टेलोरियम से कम पोलोनियम से कम ऑक्सीजन होता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। The ionic radii of N3 minus O, 2 minus F minus R respectively। अब ये इसके पास देखो 10 इलेक्ट्रॉन है, N के 7 और 3 आ गए माइनस के, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं उनमें आपको पता है कि आयनिक रेडियस प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज होती है। अब यहाँ पे नेगेटिव N3 माइनस पे सबसे ज्यादा है, तो इसका वैल्यू सबसे बड़ा होगा, यानी 1.71 होगा, उससे छोटा O2 माइनस का होगा, उससे छोटा F माइनस का होगा, इसलिए हम लोग इसमें 83 में जाएंगे आंसर नंबर 3 के साथ, ऑप्शन नंबर 3 के साथ। डायगोनल रिलेशनशिप इज नॉट शोन बाय, तो डायगोनल रिलेशन होता क्या है? पीरियड सेकंड के फर्स्ट 3 एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम, बोरोन अपने डायगोनल पर सिचुएटेड पीरियड थर्ड के 3 एलिमेंट यानी कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन के साथ डायगोनल रिलेशन यानी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये 3 डायगोनल सेट होते हैं, और जो सिलिकॉन के ऊपर कार्बन है, ये कार्बन और फास्फोरस के बीच में डायगोनल रिलेशन नहीं होता है। तो ये कह रहा कार्बन और फास्फोरस, तो 84 में जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो डायगोनल रिलेशन शो नहीं करेगा। स्टेबिलिटी ऑफ डायहैलाइड, और ये देखो यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और सब बच्चे जानते हैं कि ग्रुप में नीचे जाने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से मैक्सिमम से 2 कम की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है ऑक्सीडेशन नंबर में। अब ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये लोग हमारे ग्रुप 14 के मेंबर हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड ये हमारे ग्रुप 4 के मेंबर है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी और सेकेंड हाईएस्ट +2 होगी। तो जब +2 की बात करेंगे तो आप सबको मालूम है लेड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है +2 में, तो ये यहाँ पर
मुझे SiX2 GeX2 SnX2 PbX2 दैट मीन्स इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। 85 का हम लोग थर्ड ऑप्शन सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 86 बहुत आसान है, लोन पेयर गिनना है, कई बार आपने इसको बनाया होगा। देखिए XCF2 ऐसे लीनियर शेप में होता है और इसमें 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें एक ही ऑप्शन में पहले वाले का 3 है। फिर XCF4 बना लीजिए, ये स्क्वायर प्लेनर शेप में होता है और इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैसे तो आपको आता ही है, लेकिन मेरा जॉब है ये आपको पूरी बात बताना, इसलिए मैं बना दे रहा हूँ। 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर XCF6 में कुछ इस तरीके का शेप होता है। वन 2 3 4 5 6 और एक लोन पेयर, तो ये मेरा फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। 87 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ओ बॉन्ड लेंथ। आपने कई बार पढ़ा होगा, बॉन्ड लेंथ जब सेम एटम के बीच में देखी जा रही हो तो बॉन्ड ऑर्डर से देखी जाती है। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ भी कम होगी। अब मुझे यहाँ पर O2 में बॉन्ड ऑर्डर 2 है, O3 में बॉन्ड ऑर्डर रेजोनेंस होने की वजह से बीच का है 1 2 3, यानी 2 इधर 1 इधर, तो बीच का 1.5। और H2O2 का ये स्ट्रक्चर होता है और बॉन्ड ऑर्डर 1 है। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर है सर 2, क्योंकि O के बीच में 2 बॉन्ड है। ये यहाँ पर 2 बॉन्ड है, तो अगर इधर से कहोगे तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, इधर से कहोगे तो 1 होगा, लेकिन इसका 2 बताओगे जब तक ये 1 हो जाएगा, तो 1 और 2 के बीच में, तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होगा। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी करते होंगे, टोटल बॉन्ड गिन लो 1 2 3 और जितने आउटर एटम है उससे डिवाइड कर दो, तो 3/2 दैट मीन्स 1.5। और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर है 1, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है उसी का साइज सबसे बड़ा होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। H2O2 का बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होगी, उससे कम O3 की, उससे कम O2 की। ये बॉन्ड ऑर्डर दिया तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा, ये तो एक ही चीज है। तो H2O2 का सबसे बड़ा, उससे कम O3, उससे कम O2, ये हम लोग ने ऑर्डर लिखा है बॉन्ड लेंथ का। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन विच एग्जिस्ट एज अ ब्राउन गैस। तो सब बच्चों को मालूम है कि ब्राउन गैस कौन होता है, NO2 होता है। NO2 इज द ब्राउन गैस। और बाकी जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं उसमें N2O NO ये कलरलेस है, और हमारा जो N2O3 है और इवन N2O4 भी कलरलेस है, और N2O3 ब्लू सॉलिड है और N2O5 वाइट सॉलिड है। ये NCERT में दिया, आप जाके चेक कर सकते हैं। अभी जैसे आपसे पूछता है कि न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से हैं, तो आप N2O और NO बताते हो, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। और अगर आपसे पूछता है ब्लू सॉलिड कौन है, तो N2O3 बताते हो। व्हाइट सॉलिड कौन है, N2O5 बताते हो। ब्राउन गैस कौन सी है, NO2 बताते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक एक करके हमें चेक करने हैं। देखो FeH2O होल 6 3+ शोज 0 क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये बात सही हो गई, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Fe3+ है और ये 3d5 है, Fe3+ 3d5 है। अब जो 3d5 होता है आपको पता है, और ये यहाँ पे जो वाटर है ये वीक फील्ड लिगेंड है। अब ये ध्यान रखना कि अगर D5 और वीक फील्ड लिगेंड हो तो जो टोटल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है वो 0 होती है, या तो याद कर लो, और नहीं तो अगर निकालना है तो निकालने में देखो क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी, ऐसे ये स्प्लिटिंग हो गई,
और स्प्लिटिंग होने पर 3 इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे, 1 2 3, और 2 ऊपर आ जाएंगे। ये T2G के इलेक्ट्रॉन है, ये EG के इलेक्ट्रॉन है। अब जो टोटल हमारी CFSE होगी उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? CFSE के लिए फॉर्मूला क्या होगा? 0.6x माइनस 0.4y, ये फॉर्मूला, जहां पर x क्या है? x EG के इलेक्ट्रॉन है, तो ये 0.6 इंटू 2 माइनस 0.4, और ये T2G के इलेक्ट्रॉन है, F ये y 0.6x 0.4y, y में 3 आ जाएगा, ये भी 1.2, ये भी 1.2, 0 आ जाएगा। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी 0 होती है अगर D5 हो और वीक फील्ड लिगेंड हो, यानी कि हाई स्पिन हो। अब COCN हो 6 माइनस में CO की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और साइनो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं बचेगा, क्योंकि CO+3 में D6 आएगा, 3D6, और 3D6 आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग कर देगा। वो कह रहा 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। MnCN6 माइनस में sp3d2 हाइब्रिडेशन, ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। अब ये +3 है सर, तो यहाँ पे 3D4 बचेगा, 3D4 बचेगा, साइनो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग कर देगा, तो ये sp3d2 नहीं होगा, D2sp3 होगा, तो ये भी गलत हो गया। FeCN6 माइनस पजेस 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर से वही बात हो गई है, यहाँ पे +3 है। अब ये Fe+3 में 3D5 आएगा। अब 3D5 में अगर आप पेयरिंग देखते हैं, साइनो क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, फिर पेयरिंग के बाद फोर्थ फिफ्थ, तो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा, और यहाँ पे लिख रहा है कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये भी गलत हो गया, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट सबसे ज्यादा सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, तो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, द मैंगनीट आयन एंड परमैंगनीट आयन आर टेट्राहेड्रल, ये बिल्कुल सही बात है। देखो ये MnO4 2 माइनस है, ये मैंगनेट आयन है, और MnO4 3 माइनस, MnO4 -1, ये MnO4 2 माइनस है, ये MnO4 -1 है, ये भी टेट्राहेड्रल है। वो कह रहा मुझे इनकरेक्ट चाहिए, तो ये भी करेक्ट हो गया। मैंगनेट आयन इज ग्रीन इन कलर, मैंगनेट ग्रीन इन कलर होता है, ये आपको डी ब्लॉक में पढ़ने को मिल जाएगा, आपको याद होना चाहिए। अब इसके बाद पैरामैग्नेटिक आयन एक्सिबिट पैरामैग्नेटिज्म, परमैग्नेट यानी ये एक्सिबिट पैरामैग्नेट, तो इसके लिए ट्रिक है कि इसके टोटल इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो, अगर ऑड नंबर आ जाए तो पैरामैग्नेटिक है, और अगर इवन नंबर आ जाए तो डायमैग्नेटिक है। तो Mn का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 25, तो 25 इलेक्ट्रॉन तो Mn के आ गए, और एक O का 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ पे आ गया 32, और एक ये माइनस चार्ज आया, तो ये आ गया 5 7 8 और 3 2 5, 5 7 8 और 58, यानी इवन नंबर आया, तो ये तो डायामैग्नेटिक हो गया, ये डाया होना चाहिए था, इसलिए ये गलत हो गया। और पी बॉन्डिंग इन मैंगनेट आयन, पी नहीं होना चाहिए, पाई बॉन्डिंग इन मैंगनेट आयन is due to overlapping of p orbital of oxygen with d orbital of manganese, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी सेंट्रल एटम में पीरियड थर्ड या उससे ज्यादा का एलिमेंट हो और हाइब्रिडेशन sp3 आ जाए, तो वो अपना d लगाता है जहाँ पे पाई बॉन्ड बनाने में, तो ये d लगाएगा, और जब बेटा ये d लगाएगा तो ये O के पास तो d होता नहीं है सेकेंड पीरियड का, तो ये हमेशा p लगाएगा, तो p पाई d पाई बॉन्डिंग बनेगी, तो p पाई d पाई बॉन्डिंग बनेगी, तो दैट मीन्स ये वाला भी सही है, मुझे इनकरेक्ट चाहिए था, इसलिए यहाँ पर आंसर हम लोग करेंगे थर्ड।
तो इस तरीके से आपने मेरे साथ लास्ट के क्वेश्चन देखे, यानी कि 69 से 90 तक। कोई डाउट हो तो बताइएगा बच्चों कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।